एकदम फार ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर नागामीज है और मीज़ो भाषा है, जी। उनका भी प्रभाव हम पर पड़ता रहा। तो जिनसे पहली दोस्ती हुई वो पुस्तकें किताबें थी, थी। अलग-अलग किताबें। जी, जब आपके पेरेंट्स आपको परफॉर्म करते देखते हैं देखते हैं। तो हुँ, फिर उनका विश्वास बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी भाषाएं हैं हुँ। जिसके अंदर में ना उस शब्द का एक अहम किरदार होता है जी। और उस शब्द को इस्तेमाल करने वाले की भी उम्र होती है हुँ, या फिर उसकी एक जात होती है। वो शिद्दत होनी चाहिए, बिल्कुल। वो ऑनेस्टी होनी चाहिए हुँ, कि जो भी कुछ स्क्रीन पर दिख रहा हुँ, है वो केवल आपके आवाज के आवाज़। माध्यम से जो दर्शक है हुँ, वो उस चीज को समझ पाता समझ है, पा रहे उस हैं। चीज में हुँ, इन्वॉल्वमेंट लेता है। डबिंग के बाद में डबिंग तो होती है, होती है। तो कई बार होता है कि भाई तुम्हारी हुँ, आवाज नहीं मैच हो रही या फिर तुम अच्छे हुँ, से नहीं कर रहे हो, हम जी। लोग डबिंग आर्टिस्ट से करवा लेते हैं। हाँ गाइस, वेलकम टू दी ऑडियो कल्चर्स पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं वॉइस ओवर्स के बारे में कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है। इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, इसके लिए किस तरीके की ट्रेनिंग की जाती है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, और ये सारी ही तमाम बातें हम करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट, यशांक शिंदे जी। यशांक शिंदे जी पिछले 34 साल से प्रोफेसरशिप में भी हैं और पिछले 37 साल से ये वॉइस ओवर्स में भी है। दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम सर। और इस बड़े स्पैन में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया है, बहुत सारे एड्स के लिए भी काम किया है आई गेस, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ई लर्निंग है, कहीं डबिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया हुआ है। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस इंडस्ट्री के सीक्रेट्स क्या हैं और कैसे इस इंडस्ट्री में आप अपना नाम बना सकते हैं। सो वेलकम सर, वेलकम टू दी ऑडियो कल्चर। पहला ही सवाल मेरा ये है कि व्हाई डिड यू चूज टू बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? देयर आर वेरियस रीजन, बहुत अलग अलग कारणों से हम लोग अगर राइट। देखें तो बचपन से मैं इस क्षेत्र से हम्म। जुड़ा हूँ। कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं वॉइस ओवर में कभी एंटर कर पाऊंगा। जी। वो एक बड़ा सा एक्सीडेंट था जब हम्म। मेरी उम्र के बच्चे, मैं 9 साल का था और हम्म। आकाशवाणी के एक सेंटर पर ज़रूरत थी ऐसा बच्चा जो अंग्रेज़ी और हिंदी एक साथ बोल ले। जी। और मेरा नाम रेकमेंड हुआ और हम्म। मुझे आकाशवाणी में प्रवेश मिल गया और फिर उसके साथ में मैंने हम्म। वॉइस ओवर देना शुरुआत की। तब तब इतना बड़ा हम्म। स्कोप नहीं था इस क्षेत्र के जी। लिए, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ने लगा हम्म। और मेरे अंदर में छुपा हुआ जो स्टोरी टेलर है हम्म। वो धीरे धीरे बाहर आने लगा और इस तरह से मैं इस क्षेत्र में और आ ये गया। साल कौन सा होगा सर? ये तब 1982 की बात है जब इन हम लोग 82। शिलोंग में थे और वहाँ पर हमने ओके। इस काम की शुरुआत की। तो जब मैं इनसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तब सर ने मुझे ये भी बताया कि इनके फादर जो हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो इनकी पोस्टिंग इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हुई है। सो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया था जी, कि ये जो आपके पिताजी की पोस्टिंग हर जगह पे हुई थी, तो ये चीज़ आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे आपको हेल्प की? बिल्कुल। क्योंकि कई सारे जगह पे हम लोग गए और जिस-जिस जगह पर हम्म। हम लोग गए, उस भाषा का प्रभुत्व जो है, जी। वो हमारी ज़ुबान में आने लगा। बिल्कुल। जैसे मेरठ है, बरेली है, यहाँ की हम्म। खड़ी बोली हिंदी में आ गई हम्म। और हिंदी एक ऐसी ज़बान है कि जिसको आप सीख सकते हो, जिसकी जी। वजह से संस्कृत सीखने मिली, हम्म। जिसकी वजह से लिखना भी एक अंदाज़ आया। बिल्कुल। उसी के वजह से खड़ी बोली बहुत अच्छी बन गई। हम्म। हाँ, एक कह सकते हैं मराठी का टच कुछ मिट हाँ। गया क्योंकि जी। स्कूलिंग जो थी वो सेंट्रल स्कूल की थी और सेंट्रल हम्म। स्कूल्स में आप जान सकते हो हिंदी बहुत हिंदी का अहम प्रभाव भाषा ज़्यादा होती रहता है। है। घर में भी जो लोग हम लोग भाषा हम्म। बोलते थे वो हिंदी हिंदी और ज़्यादा मिश्र बोलते थे। हिंदी हुआ करती जी। थी। लेकिन जब हम हम्म। पुणे आए तब पता लगा कि बाकी सभी भाषाओं का असर मुझ पर ज़्यादा है। हम्म। जैसे तेलुगु थी जब हम्म। सिकंदराबाद की बात जी। हुई, या फिर जब हम लोग गुजरात हम्म। में थे तो हम्म। गुजराती का असर छाया असर। रहा। जी। जब एकदम फार ईस्ट इंडिया है वहाँ पर नागामीज है और हम्म। मीज़ो भाषा है, जी। उनका भी प्रभाव हम पर पड़ता रहा। हम्म। लेकिन बहुत सारा जो क्राउड होता है हमारे आसपास का, हम्म। वो नॉर्थ इंडियंस ज़्यादा थे। जी। इसकी वजह से जी। हिंदी पर बहुत ज़्यादा उसका फोकस हुआ, प्रभाव हिंदी ज़्यादा और रहा। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से। हम्म। इस तरह भाषा सो पर बहुत असर रहा। अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें दें जी, कि हिंदी ही है लेकिन अलग अलग लहजे में बोली जाती है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से बोली जाती है, राइट, तो उसका अगर कुछ छोटा सा बिल्कुल। एग्जाम्पल। जैसे जब मैं महाराष्ट्र में आया हम्म। और कई सारे ऑडिशंस हम लोग देखा करते जी। थे। तो जब ये वाले ऑडिशंस किसी
हिंदी सीरियल के लिए होते थे, तब ये चीज़ बहुत पता लगती थी कि भाई एक्सेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कैरेक्टर्स पंजाब के होंगे तो इनकी ज़बान में हिंदी का लहजा मराठी जैसा मिश्र होता था। अच्छा। तो उसकी वजह से ऐसा होता था कि मराठी के उच्चार हैं जैसे हैं इस तरीके होते हैं, मराठी में है आई की मात्रा होती उस तरीके से, और जिस तरह हम लोग नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं ओ हो जाता है, जैसे औ मराठी में है ओ औ, लेकिन हिंदी में है वो ओ, वैसे ए इस तरीके से बहुत फर्क पड़ता था। जैसे लखनऊ का अंदाज अलग है, वैसे ही मीठी मैथिली जबान है, मैथिली भाषा उसी तरह से आती है, छत्तीसगढ़िया अलग है, राजस्थान की हिंदी अलग है, मध्य प्रदेश की हिंदी पूरी तरह से अलग है, दिल्ली का जो पोर्शन है वो पंजाब से इस तरह सटा हुआ है कि आप जान सकते हैं कि हिंदी की जो उनकी तरफ से लहजा आता है तो वो पंजाबी एक्सेंट में आपको ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो ये हिंदी में भी कई सारे फर्क होते हैं और इसको वहाँ एक्सपीरियंस भी करने मिला और बोलने भी मिला हमें। और यही सवाल मैं अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आप एजुकेशन फील्ड में भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको किताबों का भी बड़ा शौक होगा, तो किताबों ने आपकी कितनी मदद की इसमें? सोचा जाए तो अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो किताबों का इस जनरेशन का संबंध नहीं आता। आपने सवाल पूछ लिया, बहुत बढ़िया सवाल है ये कि किताबें हैं, इन्होंने मुझे ढला, मुझ पर संस्कार किए, और शायद जिनसे पहली दोस्ती हुई वो पुस्तकें थी, अलग अलग किताबें। राही मजलूम रजा जिनका सीरियल पर भी बहुत गहरा असर था, उनकी कथाएं होती थी। प्रेमचंद तो बचपन से हमें मिले क्योंकि सेंट्रल स्कूल वाज एसोसिएटेड विद नेहरू बाल पुस्तकालय, तो आप जान सकते हैं कि आपको उपनिषदों से लेकर मतलब वेद उपनिषदों से लेकर जो आजकल के जो लेखक हैं, तो जब मैं 10th पास हुआ और 11th-12th में काफ़ी प्रसिद्ध लेखक और लेखिकाएं थी, तो मन्नू भंडारी जैसे सिनेमा की कथाएं लिखने वाली भी बहुत अच्छी लेखिकाएं थी, उनका भी साहित्य पढ़ने मिला। वहाँ से लेकर जब पुणे आए, पुणे के बाद में मराठी जो साहित्य था उसका इंट्रोडक्शन हुआ। मेरे ख्याल से जो मैं मराठी आज बोलता हूँ इसका पूरा क्रेडिट तमाम मराठी राइटर्स को है, जिसके अंदर में पुला देशपांडे जी के साहित्य से होंगे, अण्णाभाऊ साठे का साहित्य है, शंकर पाटिल जी का साहित्य है, नामदेव ढसाळ की कविताएं हों या फिर शांता शेळके जी की कविताएं हों, इनकी वजह से संस्कार भी मिले, लेकिन एक जबान, बहुत पक्की जबान इनकी वजह से हो गई। तो भले वो हिंदी हो, मराठी हो या अंग्रेजी हो, मतलब शेक्सपियर भी जितना प्रिय है हमें, उतने ही मराठी में जितने तमाम राइटर्स हैं, मतलब देवेंद्र पेम जी हैं, वो भी हमारे उतने ही करीबी हैं और उतने ही पसंदीदा राइटर्स में से एक हैं। एक बार फिर से मैं आपके बचपन में जाना चाहूँगा, जहाँ से हमने ये थ्रेड छोड़ा था कि आपकी शुरुआत हुई थी आकाशवाणी से, फिर उसके बाद का आपका सफ़र कैसा रहा? जब मैं 10th के बाद में पुणे में आया, मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज ज्वाइन किया। फर्ग्यूसन कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कला से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो। बिल्कुल। इसके अंदर में पुरुषोत्तम नाट्य स्पर्धा होती है जो एकांकिका की स्पर्धा है। इसके अलावा फिरोदिया है जिसके अंदर में अलग अलग पहलू होते थे। जब मैं कॉलेज में था वो 92 से लेकर 95 तक का 11th-12th का समय था। तो आप जान सकते हैं कि इस काल में जिस तरीके का नाटक का माहौल था, बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स थे हमारे साथ में। ऊपर से यहाँ पर संस्थाएं थी जैसे थिएटर एकेडमी है। मेरे पिताजी खुद एक बहुत अच्छे राइटर थे, मेरी माताजी भी हमें बहुत अच्छे से गाइड करती थी। इसकी वजह से ऐसे हुआ कि नाटकों से बहुत लगाव हुआ। स्टार्टेड विद ड्रामा फर्स्ट, और ड्रामा कॉलेज में हो तो पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं। तो आई वाज बीइंग पुट अप इन होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप भी की, लेकिन उसके बाद में शायद मुझे ऐसा लगा कि वो मैं ना करूं, एक बेटर पार्ट होगा कि मैं कुछ अलग करूं। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल इंडिया रेडियो। क्योंकि मैं उस पॉइंट पे भी आने ही वाला था कि आप कह रहे थे कि घर से उतना इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं था, तो ये घर वालों को मनाना और उनके जिद के बावजूद भी यहाँ पे आना, ये आपने कैसे पॉसिबल किया? इट वाज जस्ट बिकॉज द परफॉर्मेंसेस। जब आपके पेरेंट्स आपको परफॉर्म करते देखते हैं तो फिर उनका विश्वास बढ़ जाता है
जी। और वो वाला एक टैलेंट होता है जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये रेडियो शोज अच्छा कर लेता है। रेडियो प्लेस जो मेरे पिताजी लिखते थे जी। और ट्यूसडे वाले दिन पुणे स्टेशन पर वो टेलीकास्ट भी होते थे, ब्रॉडकास्ट होते थे, तब हमें वहाँ बुलाया जाता था अच्छा। किसी कैरेक्टर के लिए, बट इट वाज नॉट थ्रू माय फादर। पता लगता था अरे ये तो हमारे पिताजी का ही नाटक है, इसमें अच्छा। ये वाला कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स यूज्ड टू बी डिफरेंट। और नाट्य विभाग जो होता था, मराठी का अलग, हिंदी का अलग, तो शायद उसी संहिता का अनुवाद हो तो हम लोग उसमें उसके ऊपर हमारी आवाजें बच जाती थी। और घर पे जब वो प्ले हो रहा है तो पिताजी बोलते थे अरे ये तेरा प्लस कार्ट है। तो फिर बड़ा मजा आता था उस चीज को, और फिर छुपना पड़ता था। और बच्चा है, पहले ऐसा होता था कि बैंक अकाउंट आपका 16 साल के आगे होता था जी। तो 11-12 साल का जब मैं था तब पिताजी के अकाउंट पर पैसे आते थे। तो हमें एक चीज बहुत बुरी लगती थी कि मेहनत हम करें पैसे किसी और को जा रहे हैं, लेकिन उस चीज का फायदा होता था कि पिताजी ने वो पैसे हमें हमारे करियर के लिए आगे दिए भी। जब मैंने होटल मैनेजमेंट की और कहते हैं ना जोश होश में मैंने पहला रेस्टोरेंट शुरू किया। अच्छा। और पहला रेस्टोरेंट कहते हैं ना पहला प्यार जैसा होता है कि भाई मैं होटल मैनेजर बन गया और आई विल स्टार्ट विद होटल, तब वही पैसा मेरे पिताजी ने कहा ये तुझे तुझा कामासाठी वापर, और वो रेस्टोरेंट की डिजाइनिंग के लिए और बाकी सभी चीजों के लिए मेरे पिताजी ने दिए। लेकिन ये चीज भी कही, हे तुझा आवाजाचे पैसे, ये तुम्हारे आवाज के पैसे। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ भाई मेरे आवाज के पैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दैट वे वी स्टार्टेड द थिंग। वेरी नाइस। और उसके बाद आपने एड्स और डबिंग के इसमें कदम कब रखा? एक ऐसे अरसा हुआ जब आकाशवाणी या फिर एफएम जो चैनल्स हैं उनका एक दौर आया। तकरीबन हम बात करें तो 98 के आगे विविध भारती बहुत अच्छे से चल रहा था जी। लेकिन 2001 से एडवेंट हुए कई सारे एफएम चैनल्स, और इन एफएम स्टेशंस जो थे इसके अंदर में जो भी रेडियो जॉकी है, रेडियो जॉकी काफी बाद में नामाभिधान मिला उन्हें, नोमेनक्लेचर, लेकिन उससे पहले जो वाली चीज थी वो था जो रेडियो चला रहा है, जो उस पर उद्घोषणा कर रहा है, ही वाज सपोज्ड टू डू एवरीथिंग। वो आपको टाइमिंग भी बताएगा, वो आपको ट्रैफिक अपडेट भी देगा, वो गेस्ट का भी इंट्रोडक्शन कराएगा, वो फिल्म प्रमोशन भी करेगा, और जितनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें जो हम 5-6 जो आरजेस थे वो अपनी आवाजें भी डालते थे। तो वो भले मुंबई है, पुणे है, नासिक में भी नया रेडियो स्टेशन आया, कोल्हापुर में आया, सोलापुर में आया, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग हम लोग मुंबई और पुणे से ही करते थे। और एडवर्टाइजमेंट्स हमको पेस्ट करनी पड़ती थी। तो स्टेशन डायरेक्टर होते थे, अरे माझ्याच मुलीचं हे दुकान आहे पण प्रमोशन यशांक यू नीड टू पुट दिस वॉइस, तर चालेल सर। और मोस्टली इट यूज्ड टू बी इन इंग्लिश। पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स इंग्लिश में देने वाले लोग कम होते थे, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं या फिर जॉर्गॉन्स है, इट हैज टू बी इन प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो उसीलिए बहुत काम करना पड़ता था, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दैट पार्ट। तो हम लोग अलग अलग आवाजें निकालते थे। उसके अलावा दे यूज्ड टू बी, कभी कभी फीमेल्स नहीं होती थी हमारे पास में वॉइस ओवर्स के लिए, तो भी हम लोग उसमें भी एक्सपेरिमेंट करते थे। जो साउंड इंजीनियर्स थे वो फिर हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते थे की दादा जरा आमचा आवाज पण ट्राय करा, आज कोणी नाहीये बाई, आम्हीच सगळ्या 4 बायका आहोत, एंड दैट वे वी यूज्ड टू गिव वॉइस ओवर्स, और फिर आवाज ठीक होती थी। तो वी यूज्ड टू ग्रेट। सर नहीं, इससे क्या है, इससे आपने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया है। अब मुझे वो देखना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स को भी पसंद आएगी ये चीज, कि अगर आप थोड़ा सा कुछ अगर किसी अलग वॉइस में कुछ बोले, या हमारी इंट्रोडक्शन ही कर दीजिए। चलिए, मैं एक आवाज जरूर बताना चाहूंगा जी। जब हम लोग रेडियो पर होते थे और किसी ऐसी चीज के बारे में होता था वो कि जो नया प्रोडक्ट है या नई सर्विस है, तो उसके लिए होता था। तो वो वाला चीज ऐसे होती थी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग करें कि भाई ये पॉडकास्ट नई चीज है, तो इस पॉडकास्ट को कैसे बोला जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से होता था। बहनों और भाइयों, आज आपके लिए एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट है बहुत ही संजीदा, बहुत ही भयानक और बहुत ही अलग। दिस वे यूज्ड टू डू इट। और इस चीज को हम लोग बाद में मॉड्यूलेट कर लेते थे, अलग अलग इसमें असर डाल देते थे, और बच्चों की आवाजें होती थी, बूढ़ों की आवाज होते थे, स्पेशली ओल्ड लेडीज
तो जैसे प्रोडक्ट है तो हम लोग बूढ़ों की आवाज उसमें निकाल देते अच्छा। थे, तो काफी मजा आता था। और इसी की वजह से हमको जंगल बुक के लिए इनवाइट किया गया, और फिर हम लोग जंगल बुक में भी कई सारे जानवरों की आवाजें होती ये थी। कह सकते हैं कि आपकी वर्सेटैलिटी की जीत थी वो। जी, तो इस तरीके से वो सब कुछ हुआ करता था। और ये चीज़ मुझे एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके जाती है। एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे आज की तारीख में नए बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने वॉइस को लेके थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, या वो ये सोचते हैं कि मेरा जो वॉइस है, सिर्फ़ मैं उसी में बात करूँगा और मुझसे कुछ नहीं होगा। जी, तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको टिके रहना है, तो कौन-सी चीज़ें आपको करनी चाहिए? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने आवाज़ की पहचान। जी। क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति है, अलग-अलग व्यक्तियों हुँ। की अलग-अलग तरीके की आवाज़ होती है। जी। उस चीज़ को पहचानना, कुछ हुँ। लोगों की आवाज़ है बेस वॉइस होती है, ये इस इंडस्ट्री के लिए एक हुँ। वरदान होता है, और उसी जी। चीज़ का बहुत अच्छा कहते हैं ना इस्तेमाल। एक्सचेंज ज़्यादा मिलता हुँ। है, हुँ। और डिमांड भी उस चीज़ की अधिक है। जी। अलग-अलग तरीके की आवाज़ की पहचान होना, हुँ। आपको अलग-अलग भाषाओं का शास्त्रीय ज्ञान होना बहुत जी। आवश्यक है। जैसे अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी की तरह बोलो, हिंदी हिंदी की तरह हिंदी की बोलो, तरह बोलो। मराठी मराठी की तरह बोलो। इसके अलावा आपका उच्चार, हुँ। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा उच्चार आने की चांसेस ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप मराठी बोल रहे हो तो मराठी के अलग-अलग एक्सेंट पर हुँ। अगर आपका कंट्रोल है तो हुँ। आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को परफ़ॉर्म कर पाओगे। जी। हिंदी एक ऐसी चीज़ है कि भई पूरे भारत में बोली बोली जाती है, जाती है। सुनी जी। जाती है हुँ। और समझते हैं। तो एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के हिसाब से आप हुँ। जान लोगे कि भई कम्युनिकेशन में हिंदी बहुत बढ़िया आती है। हुँ। तो उसके भी सारे पहलू अगर आपको पता है, पता है। तो आप बहुत अच्छे से बोल हुँ। सकते हो। उच्चार इसीलिए आवश्यक है क्योंकि मैं कभी-कभी जो मेरे पास में सीखते हैं हुँ। वॉइस ओवर, मैं उनसे जी। ये कहता हूँ कि भई कभी किसी हुँ। ज़माने में आपके टीचर्स ने आप पर उस तरीके में ध्यान में नहीं दिया होगा इन हाँ। चीज़ों को। हाँ। शायद कहीं हुँ। जाके उन्होंने आपको करेक्ट नहीं किया कि इस हुँ। चीज़ का उच्चार इस हुँ। तरीके से हुँ। होता है। तो प्रोनंसिएशन एंड एनंसिएशन, जी। ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, ये हुँ। अगर अच्छे से समझाए नहीं गए हैं, जी। तो आप जानेंगे कि ज़बान में बहुत ज़्यादा हुँ। खराबी आती है। जी। और जो बोल रहे हैं वो सुनना भी ज़रूरी है ना। जी, बिल्कुल। और आज की जनरेशन है वो सुनती कम है, सुनती कम बोलती है। ज़्यादा है। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आपने आगे शुरू कर दी। हुँ। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी। जैसे आपने कहा था कि भई पुस्तकों से एक दोस्ती हुँ। होना बहुत आवश्यक है। जी। आप पुस्तक पढ़ते हैं या फिर आप इंटरनेट हुँ। पर भी सर्फ करते हैं तो हुँ। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी जी। है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर में आप ऐसे-ऐसे पहलू सीख सकते हो उस भाषा के, हुँ। जो शायद आपके लिए नए हैं, जी। उसके बारे में पता नहीं है। हुँ। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सर ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी एक प्रोफ़ेशनल अकेडमी से ये सब कुछ सीखना, ये क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा सवाल आपने पूछा है कि शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ हुँ। होती है जी। क्योंकि आवाज़ मेरी है। जी। मैं बहुत सारी फ़िल्म देखता हूँ, हुँ। कार्टून फ़िल्म्स देखता हूँ या जी। देखती हूँ, और मेरे पास में आवाज़ है, मैं मॉड्यूलेट करके ये हुँ। रोल कर सकती हुँ। हूँ। लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं। जी। एक चीज़ होती है जैसे एक स्टूडियो का होना। जी। आपका नॉर्मल आवाज़ और हुँ। स्टूडियो में जाने के बाद उस माइक्रोफ़ोन में और उसके बाद में जी। प्रोसेस होने के बाद में हुँ। जो आवाज़ आपकी सुनाई पड़ती है, हुँ। उसकी जानकारी होना। तो जी। तकनीकी जो टेक्निकल हुँ। नॉलेज अगर नॉलेज है। आपके आवाज़ की आपको नहीं होगी, हुँ। तो ये एमेच्योर का काम हुआ। जी। जैसे मैं बैठकर मेरे हुँ। यूट्यूब का वीडियो हुँ। पर मैं अपना खुद का वॉइस ओवर पुट हुँ। अप करता हूँ। जी। काबिल-ए-तारीफ़ है, इसमें मुझे कुछ बिल्कुल। कहना नहीं है। लेकिन आवाज़ के पहलू को, इन्फॉर्मेशन की अहमियत को, जी। वो कितना सेंसिटिव है हुँ। हुँ। और उसकी इंटीमेसी उसके अंदर में कुछ बताई जा रही जय। है, उन सभी चीज़ों को देखकर आपकी बात करना, हुँ। उसको किसी के सामने रखना, ये काम आप एकेडमी में बहुत अच्छी तरह कर जी। सकते हो क्योंकि हुँ। इस
आपको एक कोर्स में ढाला जाता है जी कि भाई कौन सी चीज पर कितना हम्म, प्रभाव डालना है, हम्म, आपके आवाज को आपको किस तरह से पेश करना है। जी इसके अलावा कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी प्रैक्टिस वहां करवाई जाती है। हम्म, जब तक इन चीजों का आप हम्म, एक बार उसको समझ लो, उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लो, तो आप जान पाओगे कि इन सभी चीजों को बोलने की इतनी तैयारी हो जाती है जी कि शायद घर बैठे या फिर हम्म, किसी एक दो प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करने से वो पूरी नहीं पड़ती नहीं है। जी यहाँ पर आप अलग हम्म, अलग पहलू पर काम हम्म, कर सकते हो, वो भले फिल्म हो, शॉर्ट हम्म, फिल्म हो, जी डॉक्यूमेंट्री हो, हम्म, एनिमेशन फिल्म हो, या फिर पॉडकास्ट हो, हम्म, क्योंकि पॉडकास्ट में भी हमें बहुत सारे आवाज़ों बहुत की जी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स है जिसमें हम्म, हमें आवाज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिल्मों के तो अभी आप देख रहे हो कितनी सारी फिल्में डब होती है, जी और इन सभी डबिंग वाली चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आप एक क्विक ओवरव्यू दें कि आप यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आप कौन सी चीज़ें पढ़ाते हैं, जस्ट ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। बिल्कुल। ये तो ऐसे ही है कि जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं वो ज़बान को साफ करने से। जी मतलब आपके उच्चार जो हैं, हम्म, जो प्रोनाउंसिएशन आपका आ रहा है वो, हम्म, और उस भाषा के हिसाब से जो आपका उच्चार होना चाहिए, जी वो शब्द उस तरीके से उच्चारित होंगे। हम्म, जैसे हिंदी का अलग है, मराठी का मराठी का अलग है, अलग है और अंग्रेजी का अलग है। जी और अंग्रेजी के भी जितने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, हम लोग हम्म, इंडियन हैं तो इंडियन जी इंग्लिश में भी हम लोग हम्म, ब्रिटिश एक्सेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम्म, अंग्रेज यहाँ पर रहे हैं, तो हम बिल्कुल लोग रिसीव प्रोनाउंसिएशन में बहुत अच्छे बात कर जी लेते हैं। लेकिन हमारी भाषाओं का हमारे अंग्रेजी पर या हम्म, हमारे मराठी पर हिंदी का या अंग्रेजी का प्रभाव आता प्रभाव हुआ बहुत नजर रहता आता है। है तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ एक्सेंट फ्री बनाते हैं। जी तो न्यूट्रल टोन आपके बनाते हैं हम लोग, एक्सेंट्स बनाते हैं अलग अलग, जी क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर हैं। हम्म, आवाज का जो टिम्बर है हम्म, उसको सुधारना, जी अलग अलग आवाजें निकालना। हम्म, इसके अलावा एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग जो जी सबसे ज्यादा बड़ा, दैट इज हम्म, इमोशंस। नवरस ही नहीं, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी उम्र अभी उस हिसाब से, मेरी उम्र हम्म, इस हिसाब से थोड़ी कम है अभी, जी तो अगर मुझे 80 साल के बूढ़े की आवाज निकालनी है तो हम्म, मुझे उस तरीके से डायलॉग लेने पड़ेंगे, जी है बिल्कुल ना। जैसे रामायण का एक सीन है, जब हम्म, दशरथ जी हैं, हम्म, वो राम वनवास जा रहे हैं, और मुझे दशरथ जी के आवाज के लिए अपना आवाज इस्तेमाल करने हैं, जी तो मुझे वो आवाज उसमें ढालनी पड़ती है। बिल्कुल तो इसको वॉइस एक्टिंग कहते हैं। हम्म, उदाहरण के तौर पर अगर दशरथ जी कह रहे हैं, हम्म, राम, क्या बात मेरे राम, कौशल्या, कहाँ गए मेरे राम, राम, पुत्र राम। ये हमें वाह बच्चों को भी सिखाना पड़ता है यहाँ पे, अलग जी अलग उम्र के। तो ये उम्र, हम्म, उनका एक्सेंट, सेम थिंग इन मराठी। जी कौशल्ये, अगं राम कुठे गेलागस, वाह कौशल्य राम, हम्म, राम। जो भी है हम्म, उसकी इंटेंसिटी है, जी ये बिल्कुल है टिम्बर है, उसका हम्म, अलग अलग जो पहलू आ रहे हैं कैरेक्टर के हिसाब से, जी मूड के हिसाब से, हम्म, अलग अलग तरह की स्माइल और लाफ्टर्स हैं, वो भी हम्म, हमें लेने पड़ते हैं, जी क्योंकि डबिंग है, कैरेक्टर्स हैं। बहुत सारी फिल्में आप देखते हैं अंग्रेजी हम्म, की मराठी में आ रही हैं, हम्म, मराठी की हिंदी में हम्म, बन रही हैं, बहुत सारी जी साउथ की फिल्में हिंदी में आती है। जी और साउथ इंडियन जो फिल्म है, इसमें संबोधनात्मक वाक्य बहुत होते हैं। अच्छा तो संबोधन होता है तो आप जान सकते हैं, ए हे, इस तरीके हाँ की जो है। तो ये वो हमको इन स्टूडेंट्स में इनवाइब करने पड़ते हैं, उनको सिखाना पड़ता है कि कि ये भाई, ऐसे ही लेना है हाँ, आपके आवाज में ये हो। जी फेमिनिन वॉइस है, लड़कियों को लगता है उनके पास में एक ही टोन आवाज है, है हाँ वो कैरी फॉरवर्ड करती हैं। हम्म, लड़कियों से बच्चों की आवाज़ें बहुत अच्छी निकल पाती हैं, जी लेकिन एडल्ट का जब सवाल है तो उनको हम्म, बताना पड़ता है भी ये 40 प्लस की औरत है औरत है, ये हम्म, सेटल्ड है, ये अपने बच्चे के जी लिए बहू देख हम्म, रही है, हम्म, या फिर एक ऐसी औरत है जो हम्म, रिटायर्ड हो चुकी है, ये आर्मी की है, हम्म, ये फौजी हैं, ये पुलिस वाली हैं। तो इन सभी तो वैरायटी को देखा जाए तो हमको पूरी एक मेंटल प्रोसेस है प्रोसेस उसमें है। मतलब भले वॉइस ओवर का कोर्स है ये, जी लेकिन जब उसको मॉड्यूलेशन में आते हैं तो कई सारे कैरेक्टर्स हम सिखाते कैरेक्टर्स हैं। जी डॉक्यूमेंट्रीज तो आपने सभी देखी होंगी, जी तो डॉक्यूमेंट्री की एक स्पेसिफिक वॉइस है, वो हम्म, उनको बनानी पड़ती है, उनसे लगवानी पड़ती है, उनसे अच्छा बैठकर प्रैक्टिस करानी पड़ती है पूरा हफ्ता।
उनको होमवर्क भी होता है, घर भी जी। जाएं तो भी हम खाली नहीं रखते कि भाई तुम वापस आओ। जी। तो सवेरे आप पहले आकर माइक हम्म, पर, माइक्रोफोन पर आप ये बात वाला करेंगे। काम हम्म, करोगे, क्योंकि समय मर्यादित होता है। हम्म, और जब आप होमवर्क करें तो काफी सारा होता है, तो जी। आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हम्म, और खुला माहौल है, स्टूडियोज होते हैं, तो स्टूडियो में आप जान सकते हैं, जी। आप आवाज फेंक सकते हो, यहाँ कोई आपको रोकने हम्म, वाला है। घर पे शायद रोक लेंगे, लेकिन शायद। स्टूडियो पे कोई नहीं। अगर हम्म, यहाँ पर आकर कोई बकवास आवाज भी आप कर रहे हो तो हाँ, शायद हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का एक प्रैक्टिस हिस्सा का है, उस हिस्सा है। कैरेक्टर का हिस्सा है। हम्म, तो इस तरीके से हम इस कोर्स को ले जाते हैं जी। और जीरो से शुरुआत करते हैं, वर्णमाला हम्म, से शुरुआत करते हैं, और कैरेक्टराइजेशन और हम्म, अलग अलग तरीके के आवाज, हम्म, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, जी। डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, हम्म, एडवर्टाइजमेंट्स, और जो चाहिए वो हम्म, सारी चीजें उस स्टूडेंट में इनवाइब करने की कोशिश हम जी। करते हैं। और फिर आता है सवाल फ्यूचर का जी कि एक बार अगर आप क्लास करते हो, जी उसके बाद आपका स्कोप कैसा रहेगा, आप कहाँ जा सकते हो? ऑब्वियसली क्योंकि आज की तारीख में पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि कौन से एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन रहते हैं जहाँ से यू कैन अर्न गुड एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। राइट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक जमाना था जब बहुत कम लोग ये जी। करियर चुनते थे। दैट हम्म, इज द वेरी रीजन कि अभी एक नया ट्रेंड उभर रहा है, हम्म, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि मीडिया इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे। जी। वो अलग अलग माध्यमों से लोगों के पास पहुंच रहा है। हम्म, पहले तो घरों में टेलीविजन होते थे, और टेलीविजन पर एक या दो चैनल आते थे। जी। उसके बाद में सैटेलाइट टेलीविजन आ गया, और और आप जान बहुत सारे सकते हैं चैनल्स। कि कई कई हम्म, सारे चैनल्स हैं, कई भाषाओं में हैं। जी। तो पहला जो स्कोप होता है वो कई सारी सीरियल्स हैं, फिल्म्स जी। हैं, वेब सीरीज है जिसका हम्म, डबिंग होता है। ओके। इसके लिए कई सारे वेब सीरीज के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जी। जरूरत होती है, और अच्छे आवाज हम्म, और मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करने वाले हम्म, अच्छे वॉइस आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई जी। सारे स्टूडियोज हमेशा इसके लिए रिकमेंडेशन मंगाते हैं, हम्म, और उनकी रिक्वायरमेंट्स आती जी। रहती है, और हमेशा नए नए हम्म, कैरेक्टर्स के लिए नए नए लोगों की ज़रूरत होती है। ओके। वंस यू आर वेल नोन इन टू इट, आप हम्म, वहाँ पर जाकर काम करते हैं, तो आपका एक आइडेंटिटी भी हम्म, तैयार होता है, और लोग आपको उसके लिए इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते हैं। वंस यू आर बीन इनवाइटेड, बार बार आपको उस चीज़ के लिए बुलाया जाता है, वही एक रिकग्निशन होता है। इसके हम्म, अलावा रेडियोज हैं, जी। एडवर्टाइजमेंट्स का क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है। हम्म, बिल्कुल आप देख सकते हो, टेलीविजन पर मामूली प्रोडक्ट से लेकर, हम्म, कहते हैं माचिस की तीली से जी। लेकर, वो मोटर एकदम गाड़ी तक एयरक्राफ्ट सब तक, कुछ है। सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको इनवाइट किया जाता है, और वॉइस ओवर इज वेलकम टू इट, क्योंकि ओके। सारे मॉडल्स हैं या फिर सारे जो लोग हैं हम्म, वो अच्छे वॉइस आर्टिस्ट होंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है। जी। तो कई बार हमको वॉइस ओवर उसके लिए हम्म, देना पड़ता है। कॉर्पोरेट वीडियोस एक नया ठीक। ट्रेंड है, हम्म, जो बहुत बड़ी एक हम्म, श्रेणी है। जी। इसके अंदर में कई बार बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हम्म, मेडिकल फील्ड से हैं, साइंस के फील्ड से हैं, या जी। फिर कुछ ऐसे फील्ड से हैं जहाँ पर इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन सभी चीज़ों के लिए भी आपके लिए इनविटेशन होता है। तो इट्स अ फुल रेड कारपेट। हम्म, रेडियो हैं, टेलीविज़न हैं, फिल्म्स हैं, हम्म, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, पॉडकास्ट हैं। हम्म, इसके अलावा आजकल आप देख सकते हैं ब्लॉग और जी। व्लॉग्स। हम्म, ब्लॉग्स और व्लॉग्स, कई सारे लोग बहुत अच्छे शूट करते हैं, लेकिन वो जी। शायद उन चीज़ों में उतनी माहिर महारत नहीं होते हैं। की तो नहीं। हमें वहाँ पर वॉइस ओवर देने की हम्म, ज़रूरत होती है, जी। और उसमें भी कई सारे ट्रेंड आ गए हैं। हम्म, तो अलग भी कुछ आप नया करें तो हम्म, पीपल वेलकम यू विद दैट। पहले ऐसा जी। होता था कि भाई एक ट्रेंड सेट हो हम्म, गया है, जैसे अमीन सयानी जी की आवाज़ है कि सभी हाँ। उसी अंदाज से बोलेंगे, उनके सारे जी। प्रोग्राम वैसे होते हम्म, थे, और आज भी हम बहुत प्यार से और इत्मीनान से सुनते हैं। जी। हरीश भीमानी जी जो हैं, जिन्होंने महाभारत में समय की आवाज़ दी थी, हाँ, जो उसके अंदर में बिल्कुल। बहुत मेन कैरेक्टर था, आई जी। शुड से। लेकिन सभी महाभारत के सभी हम्म, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन हम्म, समय जो वॉइस ओवर सुनाई पड़ता था हमें, जी। वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। हम्म, तो वो दीज पीपल वर ट्रेंड सेटर्स। हम्म, लेकिन इसके बाद में आज जान सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा स्कोप बढ़ चुका जी। है। जी। जैसे महाभारत जो बाद में आया था, इसके अंदर में एक और था कैरेक्टर जो कृष्ण जी का था, हम्म, और सिर्फ बांसुरी और बाकी सभी चीज़ों के हिसाब से कृष्ण जी हम्म, की आवाज़ आती थी, अच्छा। और देन दैट यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड। हम्म, तो ये वाली जो चीज़ है, ये भी वॉइस ओवर की ही एक खासियत है। जी। तो काफ़ी सारे स्कोप हैं, और उसके लिए जो पैसे मिलते हैं हम्म, वो भी शानदार होते हैं। जी। एक बार आपकी आइडेंटिटी बन जाए, आपकी हम्म, आवाज़ के लिए आपको पैसे मिलते पैसे हैं। मिलते हैं। सो एक न्यू कमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी के पास अभी के समय में
स्टूडियो का या किसी कोर्स का एक्सेस नहीं है, जी। तो ऐसे कौन से वॉइस एक्सरसाइजेस हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं जिससे उनकी एक वॉइस थोड़ी सी मैच्योर्ड हो सकती है, राइट। कल्चर्ड हो सकती है? एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ना न्यूट्रल वॉइस में बात करना, मतलब ना जी। खुशी ना दुःख। ना दो। इसकी वजह से आप उन शब्दों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हो। आप जी। उसमें उसके मूड पे नहीं जाते हो। हम्म। आपका आई स्पैन जो है, पढ़ते वक्त में जो लाइनें बनी हैं, हम्म। तो उन लाइनों को जब पढ़ते हो तो उसको आई स्पैन बोलते हैं। एक शब्द से अच्छा। दूसरे शब्द पर जाते हैं और उसमें कोई फीलिंग नहीं, तो आप कॉन्शियसली उसको रीड करते हो। जी। जैसे मैं बाजार गया और बाजार में मैंने एक बूढ़ी औरत देखी। दिस इज अ न्यूट्रल टोन। यस। इसको इमोशंस में जब पढ़ना होगा तो आज मैं बाजार गया तो मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी, तो दैट इज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आई एम पुटिंग इनटू इट। यस। तो इन सभी चीजों को रोज एक्सपेरिमेंट करें, बिना किसी गलती के पढ़ना सीखे, जी। और गलती हो जाए तो फिर पहले शब्द से पढ़ना शुरू करें। जी। इसमें याद करने वाली बातें सिर्फ जब हम डबिंग करते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले स्क्रीन पर कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं और फिर हमें डायलॉग बोलना पड़ता है, इसलिए हमें डायलॉग याद होना आवश्यक है। लेकिन डबिंग में आपके पास में स्क्रिप्ट होती है वॉइस ओवर में, और वो सिर्फ हमें पढ़नी पड़ती है। लेकिन डबिंग के वक्त में सामने लिप सिंक होना होता है, लिप मैच डबिंग इज टफेस्ट। हाँ, और जब कार्टून है तब तो हमें बहुत सारी आवाजें होती है जो इसमें डालनी पड़ती है। जैसे गिरना होता है, दौड़ना होता है, क्योंकि दीज आर हाइपरबोलिक सिंबल्स, और इसके अंदर में ना हमको भी एक्साइटमेंट एग्जैजरेट करके ना इसके अंदर में बोलना पड़ता है। तो इन सभी चीजों की प्रैक्टिस बैठे बैठे करने की जरूरत होती है। ये जब करना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि भाई इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो आप सीख सकते हो, और स्टूडियो अवेलेबल नहीं है आपको, या फिर वो वाली चीजें नहीं है जो आमतौर पर स्टूडियो से रिलेटेड होती है, वो अगर नहीं है तो इन चीजों की प्रैक्टिस से आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की शुरुआत अच्छे तरह से कर सकते हैं। और आज की तारीख में बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर? बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि आप किसी एक भाषा में नहीं बात करते हो। आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो तो आमतौर पर बात करने के लिए आपको 2-3 भाषाओं का आना बहुत जरूरी है। और डबिंग आर्टिस्ट के लिए तो मैंडेटरी है कि आप किसी एक भाषा में ना अटके रहें। जी। अगर मैं मराठी ही डब कर रहा हूँ तो शायद मुझे हिंदी वाला स्कोप नहीं मिलेगा, या फिर अंग्रेजी में मैं शायद कूद फान नहीं सकूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इससे ही सटी हुई है, जुड़ी हुई है, वो है सिर्फ भाषाओं का नहीं, उस भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उस भाषा का ज्ञान नहीं, उस भाषा का साहित्य पता नहीं, तो आप उस एक्सप्रेशन में उस वाक्य में एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी भाषाएं हैं जिसके अंदर में ना उस शब्द का एक अहम किरदार होता है, और उस शब्द को इस्तेमाल करने वाले की भी उम्र होती है, या फिर उसकी एक जात होती है। तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल सभी लोग हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी के लहजे को समझना भी जरूरी है, बिल्कुल उसके उच्चार को भी समझना जरूरी है। सो इट इज इन मराठीची प्रमाण भाषा पण आली पाहिजे, आणि मराठीची ग्रामीण सगळीकडे बोलली जाते, कारण मराठीमध्ये असं काहीच नाही की ही प्रमाण भाषाच सगळीकडे बोलली जाते, नाही, प्रमाण असं नाहीये मराठीत, लिहायचे कसं तसं आहे, त्याचं एक व्याकरण आहे अगदी। बट मराठी बोलनी है आपको तो आपको सारी प्रादेशिक भाषाओं के शब्द पता होने चाहिए, कुछ ना हो तो उसका मतलब पता लगे। फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट में अगर किसी ने उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, शायद उस शब्द को आप नहीं जानते हो, तो शायद फिर रोकना पड़ता है शूटिंग और फिर पूछना पड़ता है कि भाई इस शब्द के मायने मतलब क्या है। तो इन दैट वे ये सब होना जरूरी है। सेकेंडरी पोएम्स भी आनी चाहिए आप, अच्छा पोएट्री पता होनी चाहिए, संगीत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हर चीज का मीटर होता है। जी बिल्कुल, एक लय होती है, बिल्कुल उस लय को अगर आप नहीं जान रहे हो तो शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो एक और दिक्कत बन जाती है कि आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हो। तो इमोशंस आर समथिंग वेयर वी आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल। भले डॉक्यूमेंट्रीज हो, लेकिन आपकी आवाज में वो शिद्दत होनी चाहिए, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जो भी कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है वो केवल आपके आवाज के माध्यम से जो दर्शक है वो उस चीज को समझ पाता है, उस चीज में इन्वॉल्वमेंट लेता है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं। सो अगर उनकी उसमें महारत है तो शायद इंडिया में उनको भी कुछ मार्केट हो सके। राइट।
कि भाई मुझे जापानीज़ अच्छे से आती है, मुझे मैंडरीन अच्छे से आती है, या मुझे कोई और जर्मन ज़्यादा अच्छे से आती है, तो उसके अगर डबिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हैं जी तो शायद वहाँ पर भी उनके लिए कुछ एवेन्यूज़ ओपन हो सके। एग्जैक्टली तो सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आप हम्म, सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो, हम्म, पर आप एक ट्रांसलेटर भी बन सकते हो उसके जी, साथ में, हम्म, क्योंकि ये सब फॉरेन लैंग्वेजेस है, तो इन भाषाओं को आप ट्रांसलेट भी कर रहे हो, हम्म, उनको जान भी रहे हो, जी, तो एक भाषा नहीं, आप दो भाषाओं को जोड़ते हैं, हम्म, तो दैट वे पीपल कैन ट्रांसलेट अ हम्म, सीरीज, हम्म, दे कैन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंटरीज, दे कैन ओके, ट्रांसलेट अ कॉर्पोरेट वीडियो, हम्म, और वो प्रेजेंट भी खुद ही करें बिकॉज वो जी, भाषा जानते हैं, तो वो उस चीज का प्रेजेंट भी कर रहे इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से हैं, कर पाएंगे, बिल्कुल, तो इस तरीके से वो हम्म, हो सकता है, दैट इज अ वेरी गुड स्कोप। यस। और अगली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अलावा अगर इससे जुड़ी हुई और बातें वो सीख सके और आगे चल के वो अगर स्टूडियो बिजनेस में आना चाहते हैं या कहीं और ऑडियो वर्क्स में जाना चाहते हैं, तो कैसा स्कोप रहेगा? राइट, जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि शुरुआत करनी है, हम्म, तो ऑडियो बुक्स एक बहुत पहल होती है कि भाई हम्म, आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो हाँ, बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, या, तो आप पॉडकास्ट कर सकते हो, आप ऑडियो बुक्स बना सकते हो, हम्म, आप छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इजीली हैंडल कर सकते हो अपने जी, घर बैठे, ओके, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें हम्म, हैं जिसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हो। जी, तो ऐसे पहले होता था कि भाई ये सारी चीज़ें हम्म, मार्केट में नहीं मिलती थी, जी, अभी तो वो सभी कुछ अवेलेबल है। अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ऑडियो बुक्स है तो आपको उसके लिए हम्म, कॉपीराइट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन हम्म, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद लिख रहे हो, जी, खुद बना रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, पोएट्री है, या, बहुत कुछ है, वो आप खुद प्रेजेंट कर सकते हो और हम्म, बहुत प्रभावी ढंग से कर सकते हो। जी, टीचर्स हैं, हम्म, मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ाते अच्छा हैं, हाँ, लेकिन कहीं तो उनको वॉइस कल्चर नहीं होता, वॉइस हम्म, मॉड्यूलेटेड नहीं होती, जी, तो वो लोगों तक हम्म, पहुंच नहीं पाते। तो हम ऐसे कहते हैं कि टीचर्स भी अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के इस कोर्स में आ जाएं हम्म, तो उनके लिए पहल हो जाएगी कि वो हम्म, बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे। एक वॉइस में कमांड आएगी उनके। बिल्कुल, और उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हुँ, आखिर में बैठा हुआ स्टूडेंट भी शायद समझ रहा है। जी, तो आप बुक्स, साइंटिफिक हुँ, बुक्स हो, पढ़ाई की एकेडमिक्स बुक हुँ, हो, उन चीज़ों को भी बोल सकते हैं, आप हुँ, इंटरप्रीट कर सकते हो, हुँ, आप ट्रैवल लॉग्स बना सकते हो, आप जी, कुकिंग व्लॉग्स बना हुँ, सकते हो। कितने सारे हुँ, कुकिंग व्लॉग्स बनाने वाले लोग हैं, लेकिन शायद उनका एक्सप्लेनेशन हुँ, कहीं जा रहा हुँ, है, उनका कंट्रोल नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं कि जी, भाई इस कैमरे में सिर्फ मेरा हुँ, हाथ दिखना चाहिए इस फ्रेम या, में ना, तो मैं कैमरा से बहुत हुँ, कॉन्शियस हो जाती हूँ। लेकिन वॉइस अगर हुँ, आप डेवलप कर लें तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ आप हुँ, एलोबरेट कर सकते हो। जी। और मुझे तो लगता है ये सिर्फ़ टीचर्स के लिए नहीं, मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली, बेसिकली जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, राइट, इनफैक्ट अगर किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करना है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ इश्यू है, शायद वो लोग भी इस कोर्स को जॉइन कर जॉइन कर सके, सकते हैं। तो वो बिल्कुल, शायद एक कॉन्फिडेंस गेन्स कर सके उनके बिल्कुल। आवाज़ के थ्रू एटलीस्ट, जी, राइट? तो ये भी हो सकता है सर। राइट। तो इसके अंदर में आप जैसे बोल रहे हो उस तरीके हुँ, से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जिनको हुँ, प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिनको मीटिंग्स लेनी पड़ती है, हुँ, हुँ, कई बार वॉइस नोट्स भेजने पड़ते जी, हैं, भाषण करने वाले लोग हैं, जी, वक्ता हैं, प्रवक्ता हुँ, हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद है। जी, स्टूडेंट्स जो बहुत हुँ, कम उम्र से शुरुआत करते हैं जी, एक्टिंग की, हुँ, कई बार ऐसे होते हैं उनकी एक्टिंग अच्छी होती है लेकिन वोकली वॉइस नहीं आ पाता। नहीं आ पाती है, हुँ, जिनकी आवाज़ पतली है या जिनको हुँ, लगता है उनके उच्चार काँपते हैं, जी, अच्छे नहीं आ रहे हैं, हुँ, हुँ, या फिर कहीं-कहीं उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स करने हैं, लेकिन एक्सप्रेशन आ रहे हैं लेकिन जी, आवाज़ें नहीं जा हुँ, पाती है। हुँ, क्योंकि अब शूटिंग के बाद में डबिंग तो होती है, होती है। तो कई बार होता है कि भाई तुम्हारी हुँ, आवाज़ नहीं मैच हो रही या फिर तुम अच्छे हुँ, से नहीं कर रहे हो, हम जी, लोग डबिंग आर्टिस्ट से करवा लेते हैं। ये वाला ना सुनना पड़े, हुँ, इसके लिए तो ये कोर्स समथिंग बहुत जी, इम्पोर्टेंट है, और हुँ, ये करें तो शायद मज़ा भी आ जाएगा उनको, बिल्कुल। क्योंकि कुछ हुँ, अलग सीखने मिलता है और वो हुँ, फ़ायदेमंद है, और उससे वो पैसे भी जोड़ रहे हैं, जी। तो थ्री वे होता है। और एक अगर कोर्स कोई बच्चा करना चाह रहा है, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक कोर्स के अंदर, जिससे कि वो एक बेहतरीन कोर्स उसके लिए साबित हो, वैल्यू वाइज़ भी जी, और वैल्यू फॉर मनी वाइज़ भी, और जो वो राइट, सीख रहा है और उसके आगे उसको जो चांसेस मिल रहे हैं, उसके वाइज़ भी? राइट। तो एक चीज़ बहुत अहम है इसके अंदर में, हुँ, हुँ, वो अपना करियर जिसको बनाना है, हुँ, तो उसको ना एक गड्ढे की तरह ना कहते हैं ना, हुँ, कूपमंडूक नहीं बनना है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा उसमें से बाहर निकल कर हुँ, थोड़ा एक्सप्लोर करना है। हुँ, जब वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है जी, अलग अलग फील्ड्स में, हुँ, तो इसके अंदर में सिर्फ वॉइस एक्टिंग नहीं है,
हाँ, तो वो करते करते थोड़ा बहुत वो एक्टिंग की तरफ हम्म, झुक जाता है जी, कि नहीं, मैं सिर्फ रेडियो करना चाहता हूँ या चाहती हम्म, हूँ, इसलिए मैं वॉइस कल्चर सीखना चाहती हूँ और वॉइस हम्म, मॉड्यूलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम्म, लेकिन जब इस क्षेत्र में आते हैं तो जी, उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई, हम्म, एक्टिंग के लिए स्कोप है मेरे लिए। जी, मैं यहाँ से अपने ब्लॉग्स खुद बना रहा हूँ, बना हम्म, रही हूँ। इतना ही नहीं, मैं हम्म, खुद कुछ लिख कर प्रेजेंट कर पा हम्म, रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जी, कल को फिल्म बनाते हैं, हम्म, फिल्म बनाकर भी उसका हम्म, स्कोप होता है, तो लार्जर स्कोप है। बिल्कुल छोटी सी चीज से हम्म, लेकर बहुत अहम ऊपर तक कई सारे इसके हम्म, फायदे हैं और कमाई के जरिए भी हैं। बिल्कुल, पहले से होता था कि भाई मराठी में कहते हैं हौशी माणूस है। हाँ, अभी ये हाउस नहीं है, इट इज अभी ये समवेयर गिव प्रोफेशन है, यू वेरी गुड प्रोफेशनल या, आइडेंटिटी एंड इनकम, जी, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा जाता है। हम्म, फुल टाइमर्स इसके अंदर में जो जी, पूरा दिन यही काम करते हैं। हम्म, यहाँ पे निवेदक हैं कई सारे, हम्म, अनाउंसर्स हैं, बिल्कुल, एंकर्स हैं, हु नीड दिस। हम्म, कई बार उनको लगता है कि भाई नहीं, मैं सिर्फ स्टेज शो करता हूँ या करती हम्म, हूँ। कल को एक नया फील्ड इनके लिए ओपन होता है और हम्म, वो करना बहुत जरूरी है उनके लिए। हम्म, तो कई सारे ऐसे पहलू हम्म, हैं जो इस फील्ड से बाहर जुड़े हुए। निकलते हैं, जुड़े हुए हैं। सो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास जब आप चूज़ कर रहे हो, किसी भी वॉइस ओवर का क्लास अगर आप चूज़ कर रहे हो, तो ये सारे पहलू देखने चाहिए कि आपको किस ढंग से सिखाया जा रहा राइट। है, आगे चल के आपको कौन से मौके मिल सकते हैं, सिखाने का ढंग कैसा है, कौन सी चीज़ें उसमें कवर की जा रही हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारे सिखाने वाले कैसे हैं। जी जी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एंड विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो यशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज जो हमें गाइड किया है उसके थ्रू मुझे लगता है कि बहुत सारे नए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक नई डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी, एंड दे वुड बी एनकरेज्ड टू जॉइन दिस इंडस्ट्री एंड मेक देयर मार्क। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस हैज़ बिन आवर टाइम। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। And see you in the next podcast.